हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स वाणी बाय राहुल सर। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। 10th क्लास स्टूडेंट्स और 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए जाते हैं, एग्जाम्स में आते भी हैं न्यूमेरिकल इस पे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम किसी कॉइन को या किसी लेमन को किसी वाटर में टिप करते हैं या रखते हैं पानी में, तो आपको ऐसा लगता है कि लेमन की साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई है, या जो कॉइन है वो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है। या अगर हम कोई पेंसिल, अगर आप किसी वाटर पॉट में पेंसिल को डिप करें, पेंसिल को रख दें, तो आपको ऐसा लगेगा कि पेंसिल जो है थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूव हो रही है या ऊपर की तरफ दिख रही है। तो जितने भी फिनोमिना है, इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारे के सारे फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होते हैं। तो हम समझते हैं सर रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। रिफ्रैक्शन का मीनिंग है जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट from its original path when light enters from one transparent medium to other medium। सपोज ये मेरा एयर है, यहां पे एयर है और यहां वाटर है, एंड दिस इज द इंटरफेस बिटवीन द एयर एंड द वाटर। नाउ लाइट comes like this, okay, you have to draw a normal, this is your normal। now the original path, जो इसका ओरिजिनल पाथ होगा वो क्या होना चाहिए था, ये लाइट क्या होना चाहिए, इस पाथ में जानी चाहिए। बिकॉज मीडियम हैज बीन चेंज, यहां पे मीडियम चेंज हो चुका है, तो अब अपनी लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। बेंडिंग ऑफ लाइट कब बेंड होगी, जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल होगी। तो सर अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि सर वो बेंड किधर की तरफ होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। मीन्स व्हाट, लाइट इधर भी बेंड हो सकती है, मीन्स ये इधर भी बेंड हो सकती है, और लाइट इधर भी बेंड हो सकती है, यानी टुवर्ड्स नॉर्मल भी बेंड हो सकती है। ये नॉर्मल है हमारा, दिस इज योर इंसिडेंट रे, और ये जो मैंने दो ड्रॉ करी है ये है रिफ्रैक्टेड रे। अब सर लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, इट विल डिपेंड ऑन द मीडियम, दैट इज इट रेयरर मीडियम और इट इज डेंसर मीडियम। ओके, तो सपोज नाउ इन दिस केस व्हेन एयर, light is coming from air to water, so air will be your rarer medium, it will be your denser medium। rarer means what, number of molecules per unit volume is less as compared to in this denser medium। denser medium में number of molecules per unit volume ज्यादा होंगे। तो जब सर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट होगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। इन दिस केस this will be the angle I, angle of incidence, and this will be angle R।
this angle will be angle of incidence. This R is angle of refraction, और ये जो रे है इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, यहां पे ये जो एंगल है, दिस इज व्हाट इट इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे। तो जो लाइट बैंड हुई है वो नॉर्मल से कितना दूर है उसे तो हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे से कितना डेविएट हुई है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय डेल, तो एंगल डेल। ओके, सपोज लाइट इज कमिंग फ्रॉम suppose this is your water and this is your air. Now light is coming from denser medium to rarer medium. This is your angle I. Now original path जो होना चाहिए था इसका वो ये होना चाहिए था, but it bends and it moves away from the normal because denser to rarer आई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, this will be your no, this angle will be angle R. Angle R and angle I is always measured from normal only. तो in this case, इस केस में अब ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। दिस विल बी योर एंगल ऑफ refraction, angle R, and this will be your angle of incidence. Okay, and this angle will be angle of deviation. Angle of deviation is what? Bending of light from its original path. And what is angle of refraction? Bending of light from the normal. Okay, now in this case when light enters from rarer to denser, जब light rarer से denser आया तो इस केस में आपने क्या देखा कि जो एंगल I है, एंगल I is greater than एंगल R। एंगल I क्या है, यहां से एंगल R से बड़ा है, लेकिन इस केस में देखिए when light enters from denser to rarer, तो इस केस में एंगल R is greater than एंगल I। तो ये अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि सर लाइट बैंड क्यों होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट बैंड क्यों होती है। तो एक सिंपल रीजन ये है कि सर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो दोनों मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफरेंस हम क्या समझेंगे, तो सर डेंसिटी में डिफरेंस होता है। हमने ये कहा रेयरर, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो कम है और यहाँ ज्यादा है डेंसर में। और स्पीड पर भी इफेक्ट होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, एयर में उससे हल्की सी कम होती है या इक्वल टू वैक्यूम ही मानते हैं। जैसे जैसे दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप समझे होंगे कि सर क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर जा रही है तब टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, हम उसको ज्यादा बैंड होने नहीं देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब लाइट डेंसर से रेयर आ रही है तो यहाँ पे चूंकि मॉलिक्यूल्स कम है, नंबर ऑफ एटम्स कम है, तो वो लाइट को थोड़ा सा ज्यादा मूव होने देंगे फ्रॉम द नॉर्मल। इसीलिए यहाँ पे एंगल आर बड़ा है एंगल आई से, और यहाँ पे एंगल आई जो है वो बड़ा है एंगल आर से। ओके ओके, तो हमने अभी रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट सीख लिया। रिफ्रैक्शन का मीनिंग सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का थोड़ा सा बेंड हो जाना। जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस के कारण, डेंसिटीज के डिफरेंस के कारण वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगी, जब लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, और टुवर्ड्स नॉर्मल कब जाएगी, जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है। अब
जब हम रिफ्रैक्शन के लॉस पढ़ेंगे उससे पहले एक टॉपिक और हमें डिस्कस करना है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, तो मैं यहाँ पे ग्लास स्लैब ड्रॉ कर रहा हूं और फिर हम देखते हैं इसे कैसे रिफ्रैक्शन होगा। सपोज ये ग्लास स्लैब है, ABCD is your glass slab. Okay, in this case here is air. Okay, यहाँ पे क्या है, ग्लास है सर, ये यहाँ पे अगेन क्या है, ग्लास है, और ग्लास के नीचे क्या है, एयर। इन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब लाइट हैज टू इंटरफेयर 2 टाइम्स। लाइट को 2 बार इंटरफेस कहां कहां पे, एक तो एयर ग्लास पर और दूसरा ग्लास एयर पे। लाइट का जो इंटरफेस होगा विद द एयर ग्लास सरफेस वो 2 टाइम्स हो रहा है। एक बार AB पर, डेट इज एयर ग्लास, दूसरी बार CD पर, डेट इज ग्लास एयर। ओके, नाउ सपोज लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर, यहां से लाइट आ रही है, ये लाइट आई, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, दिस इज योर नॉर्मल। सपोज N डैश इज योर नॉर्मल, यहां पॉइंट O मार्क कर लेते हैं, ये X लिख लेते हैं। तो XO, ये जो आ रही है लाइट, ये हमारी इंसिडेंट रे है, एंड दिस विल बी योर एंगल I, ये एंगल I होना चाहिए। अब सर लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या होगा, तो सर ओरिजिनल पाथ जो है लाइट का ये होना चाहिए था। ओके, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। दिस विल बी द ओरिजिनल पाथ। ओके, नाउ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। लाइट कहां से आ रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो वो किधर की तरफ बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो नाउ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, सपोज ये बेंड होगी। नाउ दिस एंगल विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, A से C, B से D, इस वाले मीडियम में, बिकॉज ये तो ग्लास है तो इधर कोई बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो लाइट जो है वो जिस एज इट इज यहां पर आगे आ जाएगी। ओके, यहां पे हम वापस क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सपोज ये O है, ये पॉइंट P मार्क कर लीजिए। अब ये जो एंगल है आपका, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर पॉइंट P। इस P पॉइंट के लिए तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। इस रे को हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं, दिस इज योर इंसिडेंट रे। दिस रे इज refracted ray. Now as you can see, now the light is moving from denser to rarer. ये मीडियम क्या हो गया, इस बार डेंसर हो गया, ये है रेयरर। यहां पे क्या हो रहा था, रेयरर से डेंसर में जा रही थी। अब लाइट क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये होना चाहिए था सर। लेकिन क्या होगा, अब चूंकि सर डेंसर से रेयरर में आ रही है, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, और ये सपोज ये बैंड होगी। ओके, तो दिस रे इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। ये क्या था, तो सर ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। अगर ये स्लैब नहीं होती तो इसका ओरिजिनल पाथ यही होता। अब ये जो डिस्प्लेस हुआ है, यहां से ये डिस्प्लेस हुआ है, इससे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
as you can see that suppose this is point P, this is S, तो आप देख सकते हैं जो इमर्जेंट रे है PS, ये ओरिजिनल रे के पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू द ओरिजिनल रे, जस्ट शिफ्ट हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यस सर ये शिफ्ट हुआ है, केवल इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दिस एंगल विल बी एंगल E, एंगल ऑफ इमरजेंस, you can write this angle as a angle of emergence. Angle of emergence is a angle of refraction. रिफ्रैक्शन ही है, नाम हमने इसको, चूंकि इस रे को हमने इमरजेंट रे कहा है तो इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कह दिया। जो इमरजेंट रे है इट इज पैरेलल टू द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। पैरेलल क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि इस इंटरफेस पे, यानी यहां पे और यहां पे जो बेंडिंग हुई है लाइट की, द एक्सटेंट ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस। अपोजिट पैरेलल फेसेस कौन सा हो गया, AB और CD, ये अपोजिट पैरेलल फेसेस हो गए। तो इधर पॉइंट O पे और पॉइंट P पे जो बेंडिंग हुई है लाइट की वो इक्वल एंड अपोजिट हुई है, यानी जितना इधर यहां घुमा है इधर अंदर की तरफ, उतना ही इधर क्या हुआ है, बाहर की तरफ घूम गया है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण द बेंडिंग ऑफ लाइट at the opposite parallel faces of the C and D of a rectangular glass slab is equal and opposite. So this is the reason why emergent ray is parallel to the original path of the incident ray. Okay. Now we discuss laws of refraction. Laws of refraction. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल on the surface at point of interface all lies in a same plane। इंसिडेंट रे देखिए, फॉर पॉइंट O के लिए अगर मैं ये देखूं कि रिफ्रैक्टेड कौन सी थी, रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे आ गया। पॉइंट P के लिए यही रे क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी, तो ये इंसिडेंट रे आ गया। और नॉर्मल कहाँ है सर, तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे M डैश को अपन नॉर्मल कह देते हैं, यहाँ N डैश को आपने नॉर्मल कह दिया था। तो ये सभी के सभी क्या है, इस सेम प्लेन में आ रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ जो होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का वो यही होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। अब जो सेकंड लॉ है दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इट इज द रेशियो ऑफ या आप लिख लीजिए रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
is constant for a given pair of media and for given color of light। तो ये लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर और फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। सर क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इधर सपोज सर ये एयर है और ये ग्लास है, ओके। नाउ दिस इज योर नॉर्मल, यहां पे मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। यहां पे ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहेंगे। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। नाउ सर यहां पे ये इसका ओरिजिनल पाथ सपोज ये होना चाहिए था, क्योंकि ग्लास है तो डेंसर ही ऐसे टर्न हो गया, तो दिस विल बी और आई आर एंड दिस विल बी आई। सपोज अब मैं यहाँ पे इसी मीडियम पे इसको ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा एंगल में इंक्रीज कर देता, ये इंक्रीज मैंने कर दिया, इसको I1 कह दीजिए, इसको I1 कह दीजिए, इसको R1 कह दीजिए, इसको I2 कह दीजिए। अब ये सर ऐसे जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा बैंड हो गया, ओके। कलर लाइट का नहीं चेंज होगा, क्योंकि अगर कलर चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, फिर जो रेशो आएगा वो अलग हो जाएगा। दूसरा पेयर ऑफ मीडियम भी, सपोज एयर और ग्लास के लिए कुछ है, अगर मैं ग्लास और डायमंड कर दूं तो फिर वो पेयर ऑफ जो मीडियम चेंज हो गया तो सर इसका रेशो भी चेंज होगा। पर अभी इसके लिए अगर हम बात करें तो साइन I1 अपॉन साइन R1, ये जो रेशो आएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ R2। सो अगर मैं I3 लेता और उसका R3 होता तो उसका रेशो भी इसके इक्वल आता। तो हम ये कह सकते हैं सर इनका सबका रेशो जब इक्वल आ रहा है तो रेशो हम क्या कहते देंगे, कांस्टेंट आ रहा है, और उसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो अगला ही टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई मीडियम किसी भी लाइट को किस एक्सटेंड तक डेविएट कर सकता है, मोड़ सकता है, उसके डायरेक्शन को कितने एक्सटेंड तक, किसकी डायरेक्शन को, लाइट के डायरेक्शन को कोई मीडियम कितना बेंड कर सकता है, डेविएट कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। द एक्सटेंड ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, द एक्सटेंड in the extent of change in direction, the extent of change in direction that takes place in a given pair of medium, that takes place in a given pair of medium is called refractive index।
is called refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. वन इज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, and other is relative refractive index. Relative refractive index. Relative refractive index. Okay. Refractive index को हम एक फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करते हैं, that is speed of light. Okay. तो refractive index, सपोज मैं इसको नीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चाहे म्यू से कर दीजिए. तो ये होता क्या है, ये रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट. ओके, दोनों स्पीड का ही रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट का ही रेशो है. अब मीडियम 1 से अगर 2 में आ रही है या मीडियम 2 से अगर 1 में जा रही है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट किससे करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करेगी और वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है. अब सर यहां पे अगर मैं कह रहा हूं कि लाइट जो है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आई है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, नीटा 1 2. 1 2 को हम कैसे बोलेंगे, यहां पे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2. अब सर इसको लिखने का तरीका कैसे, याद कैसे करें सर इसको, तो अगर आपने यहां 1 लिखा है तो यहां पे आएगा, जो पहले इधर आता है उसको आप नीचे लिख दीजिए और जो यहां पीछे आता है उसको ऊपर लिख दीजिए. ये ट्रिक है याद करने की. तो यहां पे मैंने नीटा 1 2 अगर मेंशन किया है, 1 2 को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2. सिमिलरली अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1. ओके, एकदम क्लियर होना चाहिए ये बात, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा. फिर सर ये किसका रेशो होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट. ओके, अब सर यहां पे देखिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, या जो पहले आ रहा है वहां तो ऐसा लिख दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यहां पहले 1 आ रहा है तो 1 नीचे लिख दीजिए और यहां पे ऊपर लिख दीजिए. ओके, अब यहां पे आप क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो पहले आ रहा है वो नीचे आ जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, सर यहां 2 पहले आ रहा है तो 2 नीचे लिख दीजिए, 1 बाद में आ रहा है 1 ऊपर लिख दीजिए. ओके, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो स्पीड इन मीडियम 2, स्पीड इन मीडियम 1, ये क्या हो जाएगा, स्पीड इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ मीडियम 2. ओके, दिस फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर्ड. क्या है ये, नीटा 1 2 V2 अपॉन V1. देख लीजिए, जो 1 पहले आ रहा है तो इसको नीचे लिख दीजिए और 2 ऊपर लिख दीजिए. अगर मैं नीटा 1 2 इंटू नीटा 2 1 करता हूं तो आंसर क्या आएगा, देखिए V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू 1. ओके, इट मीन्स नीटा 1 2 इंटू नीटा 2 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ओके, तो दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये जो हमने डिस्कस किया इसको हम
हेडिंग क्या दे सकते हैं, इट इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होगी बिकॉज ये रेशो है स्पीड अपॉन स्पीड, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। अगर मैं बात करता हूं सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, जो मीडियम 1 है वो आपकी एयर या वैक्यूम है। इट मींस लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू एनी अदर मीडियम। फॉर एग्जांपल सपोज now I am talking about absolute refractive index, absolute refractive index। तो absolute refractive index है if a light is coming from, if light is coming from air or vacuum to any other medium, then it is considered as refractive index of medium with respect to air or vacuum। तो इट कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वेलोसिटीज का रेशो, सॉरी स्पीड का रेशो होता है। तो यहां पे आप देखिए जो पीछे आ रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो पहले आ रहा है उसको नीचे लिख दीजिए। अब वी नो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c। What is c? It is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहते हैं। सपोज मैंने आपको ये कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सपोज मैंने यहां पे ये लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। ओके, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में, वो एयर के रेस्पेक्ट में है और उसकी वैल्यू कितनी है 1.33। इट मीन्स जो रेशो है स्पीड का, जो यहां पे रेशो आएगा वो इसके इक्वल है। यानी अगर मैं ऐसा लिखूं ये, तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड इट इज योर 1.33। ओके, सिमिलरली अगर मैं और कोई एग्जांपल लेता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर है और वैक्यूम है, और लाइट वहां से किसी वाटर या ग्लास में आई है। तो दिस इज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों मीडियम में मैंने आपको बता दिया, या तो नीटा 1:2 होगा या नीटा 2:1 होगा। अब सर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि देयर आर 3 मीडियम्स, 3 मीडियम भी हो सकते हैं। तो 3 मीडियम में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 3 मीडियम ड्रॉ कर लिए, एक मीडियम, सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम। ये आपका एयर है, ये आपका सपोज वाटर है और ये ग्लास है। लाइट यहां से आई, ओके, ये ग्राफ डायग्राम बना लेते हैं हम। सर यहां से इसको जाना तो ऐसे चाहिए था ओरिजिनल पाथ, लेकिन वाटर जो है एयर से डेंसर है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ गया, यहाँ पे हो गया सर। अब यहाँ पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, चूंकि ग्लास है
और ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर, तो ये सर ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास निकालिए। क्या है क्वेश्चन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास कैलकुलेट करना है। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस केस में देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड। तो स्पीड के टर्म्स में हम कैसे करेंगे? तो सर इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड, ऊपर ग्लास नीचे एयर। नाउ अब लाइट एयर से वाटर आ रही है, एयर से वाटर, तो आपको यहां पे क्या करना है पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर निकालना पड़ेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? देखिए यहां पे नीचे आ जाएगा ए, यहां W, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे W नीचे, ग्लास ऊपर। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को अगर प्रोडक्ट करता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को, तो यू विल फाइंड दैट, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि सर ये यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो यू विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और यहाँ वाटर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया VG/VA, और यही हमें कैलकुलेट करना था। इट मींस कंक्लूजन क्या निकला कि नीटा AG इज इक्वल्स टू नीटा AW इंटू नीटा WG। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि लाइट कहां से कहां जा रही है और स्पीड के टर्म्स में उसको लिखने की कोशिश करें, तो आपको ये टॉपिक और क्लियर होगा। अब हम इस पे एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज 5/4, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज 5/4, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू, यानी आपको फाइंड क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रेस्पेक्ट टू डेंसर, ओके, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। ओके, मैंने आपको भी थोड़ा सा एक रिलेशन बताया था, नीटा 1/2 इंटू नीटा 2/1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे वही इंप्लीमेंट करेंगे हम, नीटा DR इंटू नीटा RD इक्वल्स टू 1, तो नीटा RD यू हैव टू कैलकुलेट, इट विल बी इक्वल्स टू नीटा DR, so when you put 1/5/4, 4 ऊपर चले जाएगा एंड योर आंसर विल बी 4/5। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जैसे ही वर्ड एब्सोल्यूट लगा आपको समझ जाना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी जिस मीडियम में भी लाइट आ रही है वो एयर से आ रही है या वैक्यूम से आ रही है। ऑफ टू मीडियम A and B are 2 and 1.5, if the speed of light in medium 2 is this, okay, स्पीड दे रखी है आपको, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन मीडियम A, ओके। तो वी नो डेट, हमें क्या पता है, तो यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यू कैन डायरेक्टली राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रेस्पेक्ट टू एयर ही है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यहां पे क्या है? मीडियम B,
यही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे स्पीड बी की ध्यान है, ए का तो हमें यहाँ पे अननोन है, ए की स्पीड दी भी नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें दिया हुआ है 1.5, ओके, नीटा बी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1.5 स्पीड ऑफ, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। सपोज मैं इसको लिख देता हूं v, ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁸, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो योर v विल बी 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है यहाँ पे। तो आंसर विल बी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट केस का तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सर सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि मीडियम 1 में कितनी स्पीड होगी लाइट की। तो वापस हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम ए। तो ए में कितना दे रखा है 2, अगेन वी यूज दिस फॉर्मूला, यानी नीटा ए यूज कर लेंगे इस बार। फॉर्मूला वापस, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और ए। तो ए वाली ही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि ए में सर कितना आएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नीटा ए की वैल्यू दी हुई है 2 और v आपने यहाँ पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। v कितना कैलकुलेट किया हुआ है 3 इंटू 10⁸, ओके, और ये आपको कैलकुलेट करना है, इसको मैंने v डैश मान लिया। तो योर आंसर विल बी v डैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1.5। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम ए में, आंसर विल बी 1.5 इंटू 10⁸। ओके, तो आज हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्शन के लॉज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल जो है फिजिक्स वाणी उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जैसे जैसे जो वीडियोस बनेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू।